नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो जातिगत समीकरण भी अपनी अपनी तरह बनते हैं। ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जिसके साथ होते हैं सरकार उसकी बनती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 34 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और पिछली बार ग्वालियर चंबल संभाग में एक बहुत बड़ा जो दलित आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि दलित समाज पूरी तरह कांग्रेस के साथ चला गया। इस बार दलित समाज कहाँ रहा, क्योंकि 34 में से केवल 11 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। हमारे साथ हैं दलित समाज के एक बहुत बड़ा युवा चेहरा देवाशीष जरारिया। देवाशीष जरारिया के बारे में मैं बता दूं, वे लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। उसके बाद पिछले चुनाव से पहले वो कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने इन्हें हाथों हाथ लिया और इस नए चेहरे को भिंड में संसद के लिए चुनाव में उतार दिया था सीधे सीधे। मैं आज देवाशीष जरारिया से पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की दलित राजनीति अब किस करवट बैठ रही है, क्या कारण है कि दलितों का मोह अब कांग्रेस से भंग होता जा रहा है। ना तो दलित बहुजन समाज पार्टी के साथ गए, ना दलित कांग्रेस के साथ आए। दलितों को पसंद आई भारतीय जनता पार्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवाशीष जी, ये हुआ क्या? क्योंकि ये मान रहे थे कि दलित समाज बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ आ गया था। पिछली बार काफ़ी बड़ी संख्या में दलित जीत के भी आए थे, लेकिन इस बार ऐसी क्या कमी रह गई कांग्रेस से जो दलितों को जोड़ के नहीं रख पाए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि दलित वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो कांग्रेस से हट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि 2018 की परिस्थितियाँ और 2023 की परिस्थितियाँ काफ़ी अंतर हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनुसूचित जाति एक्ट को लेकर, SC/ST एक्ट को लेकर एक आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। इस वजह से एकदम से बोर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिला। एक कलेक्टिव लीडरशिप भी थी उस समय और हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस बार भी उम्मीद थी कि हम लोग इसी तरीके से और उससे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप देखिएगा, अगर पूरा मध्य प्रदेश को आप देखते हैं तो ग्वालियर चंबल संभाग अभी भी, आज भी इतनी बुरी स्थिति में भी कांग्रेस का बेस्टियन बचा हुआ। सम्मानजनक जो सीटें आज जो दिख रही हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग की बदौलत है। ग्वालियर चंबल संभाग में आपने 34 में से 11 का आंकड़ा दिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, अगर आप ग्वालियर चंबल संभाग को देखेंगे, मैं वहाँ से आता हूँ तो वहाँ बेहतर बता पाऊँगा आपको। वहाँ 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आती हैं और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें, इसमें से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में गई हैं। तो ये बड़ी बात, अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। दूसरी बात, एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग अगर SC का डाइवर्जन किस पार्टी की तरफ हो रहा है, ये हम SC के लिए आरक्षित सीटों पर ना देखें, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी विधानसभा की या लोकसभा की सीट नहीं है जहां शेड्यूल कास्ट का वोट बहुतायत में हो, यानी 50% से ऊपर हो। अगर वो बहुत ज़्यादा संख्या में भी हो तो मैक्सिमम 30%। मध्य प्रदेश में 16.5% की आबादी है। ज़्यादातर जिन क्षेत्रों में ज़्यादा सीटें आरक्षित होती हैं वहाँ 20-22% का वोट है, लेकिन आप 20-80% अभी भी अन्य जातियाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कैंडिडेट आता है और अदर जातियों का वोट अगर उसको नहीं मिलता तो वो कैंडिडेट हार जाएगा। तो इससे ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसी सीट पर वो व्यक्ति हार गया। जबकि अनुसूचित जनजाति की सीटों पर उलट है। मध्य प्रदेश में 23% से लेकर 24% ST की आबादी है और कई सीटों पर 90% शेड्यूल ट्राइब की ही पॉपुलेशन है। तो वहाँ जिस तरीके का आप जो आंकड़े लगा सकते हो कि वहाँ ट्राइबल वोट भाजपा में शिफ्ट हो रहा है, ऐसा आप SC की सीटों पे नहीं लगा सकते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को कमज़ोर करने का काम किया है, उससे अनुसूचित जाति वर्ग में बहुत ज़्यादा आक्रोश रहा है, क्योंकि ये अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। संविधान पे अगर कोई भी खतरा आता है तो ये व्यक्ति मान के चलते हैं कि संविधान क्योंकि एक दलित ने लिखा, एक अनुसूचित जाति कि से आने वाले व्यक्ति ने लिखा, तो इसलिए इनका मकसद ये बन जाता है कि इसको सबसे पहले अगर कोई रक्षा के लिए कोई खड़ा होता है तो अनुसूचित जाति के लोग खड़े होते हैं। देवाशीष जी, आप लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं और इस पार्टी को बहुत नज़दीक से जानते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा क्या कारण रहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी लंबे समय बाद अपना खाता खोलने में भी असफल रही? देखिए, इस बार जो आप बहुजन समाज पार्टी की राजनीति अगर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी केवल असंतुष्टों को खुश करने के लिए, उनका संतुलन, उनकी राजनीति को जीवित रखने के लिए एक सिंबल बन के रह गई है। वह केवल एक सिंबल है, एक सिंबल मात्र की पार्टी बन के रह गई है। ना उनका कहीं संगठन दिखता है,
न 5 साल वो कार्य करते हुए दिखते हैं। बहुजन समाज पार्टी की चर्चा केवल आप चुनाव के दौरान, टिकट बंटने के दौरान, और उसने कांग्रेस का कितना वोट काटा, कितना वोट कटुआ बनी, वो केवल आप उसके लिए सुनते हैं। उसके बाद 5 साल किसी भी राज्य में हो, वहाँ कोई भी जनता को लेकर कोई आंदोलन हो, कोई धरना हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हो, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी क्या राजनीति करती है, यह अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। जब तक जनता इस रहस्य को नहीं समझ पाएगी तब तक वोट कहाँ से देगी। और कोई भी पार्टी, चाहे कितनी भी अच्छी उसकी विचारधारा हो, चाहे उसको किसी ने भी उसको लागू बनाया हो, संवारा हो, लेकिन अगर वह समकालीन मुद्दों से भटक जाएगी और उन मुद्दों पर संघर्ष नहीं करेगी तो उसका हश्र जैसा बहुजन समाज पार्टी का हुआ है वैसा होना लाजमी है। और पिछली बार भी जो 2 विधायक जीते भी थे बहुजन समाज, वो कितना बहुजन समाज पार्टी के कैडर के लिए काम करते थे, कितना उसकी विचारधारा को मानते थे। और आज भी जितने भी कैंडिडेट्स बहुजन समाज पार्टी तरफ से मजबूत लड़े हैं, वो केवल वो कैंडिडेट थे जो या कांग्रेस से नाराज़ थे या भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे। उनको टिकट नहीं मिला तो उनको एक सिंबल चाहिए था राष्ट्रीय पार्टी का, वो बहुजन समाज पार्टी का उनको सिंबल मिल गया। देखिए देवाशीष जी, आपने कहा कि 2018 के पहले एक बड़ा दलित आंदोलन हुआ था, उसका असर 2018 के चुनाव पे पड़ा था, लेकिन 2023 के चुनाव से पहले ग्वालियर में एक बड़ा गुर्जर आंदोलन हुआ और आपको पता है 15 गुर्जर नेता आज भी फरार हैं, कई लोगों पे इनाम घोषित है, कितनी मारपीट और हिंसा सब कुछ हुई वहाँ पर। तो ऐसा लग रहा था कि शायद गुर्जर समाज एक तरफा जाएगा, गुर्जरों का वोट भाजपा से नाराज है, लेकिन ऐसा दिखा नहीं चुनाव में। देखिए, इसके पीछे मैं जो कारण मानता हूँ कि चूँकि कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर कोई, और भारतीय जनता पार्टी भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे पर किसी भी जाति के साथ में नहीं आई। जबकि आप 2018 का SC/ST एक्ट का जो आंदोलन देखेंगे उसमें आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी का जो वैचारिक तबका था, जो लीडरशिप थी, वह जो SC का जो मुद्दा था उस मुद्दे के साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे रही थी। यह मुद्दा चूँकि 2 जातियों के संघर्ष का मुद्दा था और एक महापुरुष किस जाति का है, एक राजा किस जाति का है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए दोनों पार्टियों ने अपनी दूरियां इस मुद्दे से रखी। इसलिए कोई भी, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग हो चाहे गुर्जर वर्ग हो, वह ये नहीं समझ पाया कि कौन सी पार्टी उनके साथ में है। इसलिए अमूमन ये हुआ कि यह जो दोनों का जातियों का जो द्वंद्व था, जो उनके बीच में कड़वाहट थी, वह उनके प्रत्याशियों तक सीमित होकर रह गई। यानी अगर गुर्जर प्रत्याशी होगा तो उसको राजपूत वोट, ठाकुर वोट नहीं करेगा, और अगर कोई ठाकुर प्रत्याशी लड़ता है तो उसको गुर्जर वोट नहीं करेंगे। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ग्वालियर चंबल संभाग में जहाँ पर ये मुद्दा ज़्यादा उठला है, वह कांग्रेस पार्टी ने राजपूत कैंडिडेट्स को ज़्यादा टिकट दिए, और जहाँ पर गुर्जरों की संख्या भी ठीक ठाक थी, तो इसलिए वहाँ वोट शिफ्ट नहीं हुआ गुर्जरों का। इसलिए ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जबकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर कहीं से भारतीय जनता पार्टी से अगर राजपूत कैंडिडेट आया था तो उसको भी गुर्जर वोट नहीं करते, जो आज की परिस्थिति थी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है, 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने ग्वालियर चंबा संभाग में बड़े 2 निर्णय लिए। युवा चेहरे के रूप में वो आपको लेके आए, देवाशीष जरारिया को बहुजन समाज पार्टी से, और सीनियर कहते हैं एक परिपक्व नेता के रूप में वो फूल सिंह बरैया को लेके आए। दोनों के आने से आपको क्या लगता है कि 2023 के चुनाव पे क्या असर पड़ा? क्या कुछ वास्तव में दलित वोट आप लोगों ने दिला है, या उसका कांग्रेस पे कुछ अलग पड़ा हो? क्योंकि ये बड़े निर्णय थे उस समय जब लाए थे, उसकी चर्चा बहुत थी। देखिए, बरैया जी इसमें 28,000 वोटों से जीत कर आए हैं, और मैं जिस लोकसभा से चुनाव लड़ा था वहाँ 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं और 4 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं, और पूरे लोकसभा में जो वोट का मार्जिन है वह 7,000 वोट कांग्रेस पार्टी को अधिक मिला हुआ है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में और भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुई है। हाँ, सरकार आने के बाद स्थितियाँ कुछ और हो सकती थी। सरकार न आने से एक व्यापक प्रभाव जो पड़ा है वो कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा है, क्योंकि 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष किसी भी पार्टी के लिए विपक्ष में रहकर संघर्ष करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हमारे सामने चुनौती ये है कि हमारे साथ अनुसूचित जाति का वोटर है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की अगर तुलना करेगा अगर ये समाज, तो वो पाएगा कि हमें कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बुलाया, उनसे संविधान लिखवाया,
संविधान को लागू किया और 70 साल तक इस संविधान को परिपक्व और मजबूत करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तो ये हर कोई व्यक्ति जानता है, जो भी समाज के व्यक्ति होते हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, वो ये बात जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ये चर्चा नहीं होती कि संविधान खतरे में है, कि बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इसलिए नैतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से मुझे ये लगता है कि अनुसूचित जाति अगर लास्ट कोई ऑप्शन है उनके लिए तो वह कांग्रेस पार्टी है। देखिए, एक लास्ट प्रश्न मेरा यह है कि इस समय मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि लगातार अब ये पराजय के बाद में, लोकसभा के बाद विधानसभा की पराजय हुई है, पराजय के बाद में अब हो सकता है कि कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन हो, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष तो निश्चित तौर पे, क्योंकि वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी चुनाव लूज कर गए हैं तो बदलना ही है, नया नेता प्रतिपक्ष बनना है। तो आपको लगता है कि इन दोनों पदों में से एक पद अनुसूचित जाति वर्ग को मिलना चाहिए, और क्या इसके लिए कोई प्रयास शुरू हो गए हैं? आज जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन मुंह काला करने के नाम पर फूल सिंह भरैया जी ने किया है, तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश है, क्योंकि भाई चाहते तो अकेले जाके अपनी बात जो कही थी वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का जुलूस निकाला, हजारों लोगों को लेके गए और तमाम, तो क्या ये शुरू हो गया है? हम माने कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में, जिसमें दलित भी दावेदारी करेंगे? देखिए, यह कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये तो पार्टी का फैसला है, सीनियर लोगों का फैसला है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बात हम नहीं कहते, ये बात तो स्वयं कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप, हमारा हाईकमान, खड़गे जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में और चिल्ला के गई कि सबको जनसंख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी देना चाहिए। जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आते हैं, राजस्थान जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, तो वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, और जातिगत जनगणना की बात करने से उनका मकसद ये होता है कि इन जनसंख्या जिनकी है उनको। मध्य प्रदेश में जिस तरह से परिणाम आए हैं, वो ऐसा लगता है मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता ने नकार दिया इस विषय को। देखिए ये ट्रांजिशनल ये चेंजेस हैं, ये एक व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात है। सत्ता परिवर्तन हो सकता है कि 5 साल में एक बार हो जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता है। तो एक सिस्टम के लेकर एक मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे को समय लगता है उसको सेट होने में, उसके पर। ऐसा तो नहीं है कि इस मुद्दे को उठाने के कारण ही कांग्रेस का नुकसान हुआ? देखिए, मैं मानता हूं कि सच बात हो सकता है, सत्य उस समय खारिज हो सकता है, सत्य को हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है उजागर होने में, पर सत्य अपने आप में एक बार जब परिपक्व हो जाता है तो सत्य निकल के तो सामने आके रहता है। तो जब राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी देनी चाहिए, तो जब इन वर्गों की जनसंख्या है और आप ये चाहते हैं कि ये वर्ग आपके साथ आएँ और फ्यूचर में भी आप इन पे आशा करते हो कि ये वोट करेंगे और सत्ता में लेके आएंगे, और कांग्रेस के बेस्ट सहयोगी ये वर्ग हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए बेस्ट वोटर, सूटेबल वोटर जो है वो ये क्लास हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना ये है कि आपको मौका देना चाहिए। इससे नया संदेश जाएगा वोटर में, जो हताश हमारा जो समर्थक है, हमारा कार्यकर्ता, उसके बीच में एक बेहतर संदेश जाएगा। आप ये दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो दलितों के लिए पर्याप्त है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है? निश्चित तौर पर कांग्रेस की नीतियां दलितों के लिए और बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। मैं जब से आया हूं, मैं जिस विश्वास के साथ इस पार्टी में आया था, उस विश्वास पे पार्टी खरी उतरी है, और लीडरशिप में इस बात पर चर्चा बिल्कुल होती है, समय समय पर जो नीतिगत फैसलों पर लेकर बहुत चर्चा होती है। और मध्य प्रदेश का दलित समाज ने जो साथ देना चाहिए वो दिया नहीं। ठीक है, अगर हम लोग कोई बात समझाने में नाकामयाब हुए हैं, हो सकता है हमारा मैसेज डिलीवर नहीं हुआ हो सही तरीके से, पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी का जो वैचारिक जो स्टैंड है वो इन वर्गों के पक्ष में है। कांग्रेस गरीब गुरबों की पार्टी है, समाज की अंतिम कड़ी में खड़े हुए व्यक्ति की पार्टी है, इसने उसके लिए बहुत संघर्ष किया है। हम लोग अगर इसी पथ पे रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। एक छोटा सा प्रश्न और मन में आ रहा है कि पूछ ही लूँ कि दलित युवा, क्योंकि आप बड़ा नेतृत्व करते हो, एक मतलब ऐसा चेहरा है, हमें बड़ा आप लोगों से बड़ी उम्मीद लगती है, तो आपके एज ग्रुप के लोग जो नए हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लंबी सोच रखते हैं, उनको भी लगता है कि ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें ईवीएम मशीन का दुरुपयोग हुआ है? निश्चित तौर पर जब भी देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया है, और चुनाव किस चीज़ से होते हैं, ये सत्ता का परिवर्तन किस चीज़ का खेल है, संविधान किस चीज़ का खेल है, नियम कायदे कानून किस चीज़ का खेल है, जनता के नागरिक के मानने का खेल है, उसके विश्वास का खेल है। संविधान है क्योंकि जनता का उसमें विश्वास है, एक कोई प्रक्रिया है वो इसलिए है कि जनता का उसमें विश्वास है।
चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और निष्पक्ष होने के साथ साथ निष्पक्ष दिखने भी चाहिए, प्रतीत भी होने चाहिए। आज से प्रश्न नहीं उठा है। सबसे पहला प्रश्न इसको भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पे उठाया और 2017 के बाद से निरंतर ये प्रश्न उठ रहा है कि जब जनता में, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता से लगातार इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, और उस स्थिति में जब हम लोग को लगता है कि परिणाम जो होते हैं नतीजे के बिल्कुल विपरीत जाते हैं, उलट जाते हैं। आप देखिए, उठा के देख लीजिए कि यार बैलेट पेपर पे आप 199 सीट जीत रहे होते हो और ईवीएम में आके आप 66 सीटों पर रह जाते हो। एक ट्रेंड तो सेट होता है, एक वो ट्रेंड ही फॉलो नहीं हो रहा है। ऐसे कौन से लोग हैं क्या जिन्होंने बैलेट से वोट दिया था वो इस मध्य प्रदेश के मतदाता नहीं थे? वो क्या भगवान ऊपर से उतरे थे, मार्स ग्रह से आए थे या चंद्रमा से आए थे या किसी और दूसरे देश से आए थे? वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी इस मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। उन्होंने भी कुछ सोचा होगा जब इतना सटल निर्णय वो लोग बैलेट पे दे रहे हो और ईवीएम पे जाके वो निर्णय बदल जाता है, पूरी तरीके से उलट हो जाता है, उत्तर का दक्षिण हो जाता है, तो फिर सवाल तो बनता है। और सवाल आज से नहीं, बहुत पुरानी प्रक्रिया है और प्रक्रिया पे भी बहुत सवाल उठे हुए हैं। और हमने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, उसके लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब चुनाव आयोग सरकार नहीं चुनेगी बल्कि 3 सदस्यीय कमेटी चुनेगी। उस 3 सदस्यीय कमेटी में पहले सदस्य प्रधानमंत्री थे, दूसरे सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता थे और तीसरा सदस्य खुद देश का प्रमुख न्यायाधीश था। अभी पिछला विशेष सत्र संसद का बुलाया गया मोदी जी के द्वारा, सबसे पहले एक बिल लेके आके और उस फैसले को बदल दिया। अब उन 3 सदस्य कमेटी में मोदी जी, लोकसभा विपक्ष का नेता और देश के उनके निर्वाचित उनका मंत्री, यानी इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के मुख्य न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भरोसा नहीं है, खुद की सरकार के मंत्री भरोसा है। तो ये किसी भी तरीके से एन केन प्रकरण, इससे साबित होता है कि ये इलेक्शन कमीशन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। क्या कारण है कि ये नहीं चाहते कि चुनाव आयोग स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रूप से चुना जाए? तो इसका कारण है कहीं ना कहीं दाल में काला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे देवाशीष जरारिया जी, जो भिंड से चुनाव लड़ चुके हैं, दलित समाज का एक चमकता हुआ चेहरा है और इनका साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी लगभग खत्म हो गई है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जिस पर आज भी दलित आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए फिर से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।